Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science worksheet number 32। ये हमारी 23 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करेंगे और इसमें नेशनलिज्म की इस कहानी को, स्टोरी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अब तक हम नेशनलिज्म को समझ चुके हैं। नेशनलिज्म, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं, देश के प्रति जो प्यार है, प्रेम है, लगाव है, समर्पण का भाव है, जो वफादारी है, जो हम सब में एक होने का भाव है, यही नेशनलिज्म है, यही राष्ट्रवाद है। ओके, अब जो नेशनलिज्म है ये एक आइडिया था और ये आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरी यूरोप में फैल जाता है। इसी के कारण जो लोग थे वो कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया है या फिर कॉमन जो लैंग्वेज थी उसके कारण एक साथ जुड़ते हैं और नए नेशन स्टेट को क्रिएट करते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने समझा कि कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन था, वो इसी नेशनलिज्म का रिजल्ट था, इसी नेशनलिज्म का आउटकम था। यहाँ पर आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे यूनिक प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश यूनिफिकेशन की। जो ब्रिटिश यूनिफिकेशन था उसकी कहानी थोड़ी सी यूनिक थी, हटके थी, अनोखी थी, कैसे थी ये हम इस वर्कशीट में समझेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। ग्रीक जो कि ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, वहाँ पर भी आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष चलता है, एक स्ट्रगल चलता है और वो भी इंस्पायर्ड थे इसी नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ। कैसे क्या कुछ हुआ था ये भी हम इसी वर्कशीट में समझेंगे और एंड में हम बात करेंगे इस चैप्टर के, इस वर्कशीट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बाल्कन टेंशन की। ये बाल्कन क्या था और वहाँ पर टेंशन क्या थी और इस बाल्कन टेंशन के कारण कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ये भी हम इसी वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस वर्कशीट। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था यूनिक था, स्ट्रेंज था, थोड़ा अलग था, हटके था। कैसे था? द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटेन was not the result of the sudden upheaval or a revolution but was the result of long drawn out process। जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन था उसमें कोई क्रांति नहीं होती है, कोई लड़ाई नहीं होती है, एक कतरा खून का नहीं बहता है, यानी कि इसीलिए ये अलग था। यानी यहाँ पर ना तलवारें चलती हैं, ना भाले चलते हैं, ना लड़ाइयाँ होती हैं, ना युद्ध होता है, ना क्रांति होती है, लेकिन ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो जाता है। इसीलिए ये जर्मनी के और इटली के यूनिफिकेशन से थोड़ा अलग था, इसीलिए इसको स्ट्रेंज या फिर यूनिक यूनिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। 18th सेंचुरी से पहले की अगर बात करें, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले की बात करें तो ब्रिटेन का यूरोप के मैप में हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन एक नेशन था ही नहीं। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है विद द 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है, उसको शानदार क्रांति हिंदी में कहेंगे, उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि उसमें खून नहीं बहता है। अब इस रेवोल्यूशन में क्या होता है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। मोनार्की से इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर आ जाते हैं, जिसे फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में तो लड़ाइयाँ हुई थी, तलवारें चली थी, लाठियाँ डंडे खूब चले थे ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बिना किसी रेवोल्यूशन के इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। ये प्रोसेस की शुरुआत थी। शुरुआत कैसे थी? क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाता है इंग्लिश पब्लिक का, यानी कि यहाँ से लोगों में एक जुड़ाव महसूस हुआ था कि यस वी आर अंडर वन नेशन, यस वी आर वन, कि हम आपस में एक है। ओके, तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 इन the glorious revolution and it was the beginning of the unification process of the Britain. After that, in 1707 the United Kingdom of Great Britain was formed with England and Scotland, यानी कि इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड है वो मिल करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, उसका गठन करते हैं। कब? 1707 में। आफ्टर सम टाइम वेल्स ऑल्सो ज्वाइन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को ज्वाइन कर लेता है, यानी अब यहाँ पर 3 देश इसमें शामिल हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस वॉज फाइनली कंप्लीटेड इन 1801। और जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है वो 1801 में कंप्लीट होती है आफ्टर द आयरलैंड्स फोर्सफुली इनकॉर्पोरेशन विद द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आयरलैंड वॉज फोर्सिबली incorporated with the United Kingdom in 1801 and in this way the unification process was completed। यानी 1801 में आयरलैंड है उसको ज़बरदस्ती शामिल किया जाता है। हालांकि उस वक्त भी कोई लड़ाई नहीं होती, कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती की जाती है। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट आपका होगा कि द ब्रिटिश यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज ए यूनिक एंड द स्ट्रेंज प्रोसेस। दूसरा, इट वॉज ए लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तीसरा पॉइंट बनेगा कि बिफोर 18th सेंचुरी देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। फोर्थ आपका पॉइंट बनेगा द प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश यूनिफिकेशन बिगिन विद द
ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 है, उसके साथ इसकी शुरुआत होती है। इन 1707 ग्रेट इंग्लैंड एंड द स्कॉटलैंड फॉर्म्ड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है उसको फॉर्म करते हैं। एंड दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन 1801 आफ्टर द फोर्सिबली इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आयरलैंड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो 1801 में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। एंड न्यू ब्रिटेन अडोप्टेड द न्यू सिंबल्स को अडॉप्ट किया जाता है, जैसे यूनियन जैक है वो वहाँ का राष्ट्र ध्वज बन जाता है। सेम वे में इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज एंड यूनिफॉर्म करेंसी, यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाता है और नेशनलिज्म की फीलिंग है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और यही ब्रिटेन है आगे चल के सुपर पावर बनता है। ओके, तो ये था यूनिफिकेशन इन ब्रिटेन। अब हम बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। ये भी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की तरह, ये भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली की तरह नेशनलिज्म का ही रिजल्ट या फिर आउटकम था। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ग्रीक की बात करें, जो ग्रीस था एक ऐसा देश था जिसकी संस्कृति, जिसकी कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच हुई है। इसी देश ने हमें काफ़ी सारे फिलोसफर्स दिए हैं, नए आइडियाज़ दिए हैं। लेकिन ये जो ग्रीस था, ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। ओटोमन एम्पायर बेसिकली टर्की का एम्पायर था, यानी कि तुर्की का एम्पायर था, और इसके अंडर में आते थे ईस्टर्न, जो साउथ ईस्टर्न यूरोप के काफ़ी सारे देश इसी के अंडर में आते थे। जैसे अपने यहाँ पे मुगल एम्पायर था, ऐसे ही एक पावरफुल टर्किश एम्पायर था ओटोमन एम्पायर, और उसी का पार्ट था ग्रीस आफ्टर 15th सेंचुरी। ओके, एंड द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म sparked ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स। यानी कि यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है उसकी ग्रोथ होती है, किसके बाद होती है? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये आइडिया पूरे यूरोप में पॉपुलाइज होता है, ऐसे ही ग्रीस में भी पॉपुलाइज होते हैं। एंड इट इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ द ग्रीस टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। यानी कि वहाँ के लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करें। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821। यानी कि ये जो संघर्ष है, ये जो स्ट्रगल है, वो 1821 में 1821 में स्टार्ट होता है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गोट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम द मेनी वेस्ट यूरोपियन। और इनको सपोर्ट मिलता है किनसे? जो एग्जाइल्ड ग्रीस सिटीजन्स थे, यानी कि वो सिटीजन्स जिनको देश से निकाल दिया गया था, और साथ साथ जो वेस्टर्न यूरोपियंस नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिज्म के सपोर्टर थे, उनसे भी इनको सपोर्ट मिलता है। मेनी पोइट्स एंड आर्टिस्ट ऑल्सो मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट द ग्रीक स्ट्रगल। इसके साथ साथ जो पोइट थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। उसका एक एग्जांपल है, जैसे इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन है, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, उन्होंने फंड इकट्ठे किए थे ताकि इस स्ट्रगल को सपोर्ट किया जा सके। एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, और युद्ध में लड़ने के लिए भी चला गया था। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824 में, वहीं पे उनकी फीवर के कारण डेथ हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न यूरोपियन, वाज सपोर्टेड बाय द पोइट, आर्टिस्ट एटसेट्रा, सबका सपोर्ट मिला था। और ये सब कुछ किसके कारण हुआ था? जस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगा था कि यस वी हैव द कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया और कॉमन लैंग्वेज, और हम एक नेशन स्टेट का गठन कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट ए नेशन स्टेट बिकॉज वी आर वन, हम जुड़े हुए आपस में। और इसी के कारण एक संघर्ष की शुरुआत होती है, एक स्ट्रगल की शुरुआत होती है। कब होती है? 1821 में, जिसको वेस्टर्न यूरोपियन जो नेशनलिस्ट थे उनसे सपोर्ट मिलता है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और फाइनली 1832 में ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर मान्यता वो मिल जाती है। तो ये कब स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है? 1832 में शुरुआत होती है, 1821 में। तो एक ये 11 ईयर का एक लॉन्ग स्ट्रगल होता है, और लास्ट में, एंड में रिजल्ट क्या निकलता है? एक नया नेशन स्टेट है वो क्रिएट हो जाता है, वो होता है ग्रीस। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि कैसे नेशनलिज्म के कारण ग्रीस है उसको इंडिपेंडेंस मिल पाती। अब हम इस वर्कशीट के थर्ड टॉपिक की बात करेंगे। ये जो हमने सेकंड टॉपिक किया, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्ड टॉपिक है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल्कन टेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट किस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हम 2009 से 2021 तक के, अगर 2020 तक के अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें, बोर्ड क्वेश्चन पेपर देखें, तो हर बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो अब ये बाल्कन टेंशन क्या था? अब बाल्कन प्रॉब्लम या बाल्कन टेंशन पहले समझना पड़ेगा ना कि ये बाल्कन कौन था,
कैसा था, लड़का था, लड़की थी, एरिया था, क्या था। ओके, तो बाल्कन एक ज्योग्राफिकल एरिया था। द बाल्कन्स वॉज ए रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एटसेट्रा। यानी बाल्कन क्या है, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक पार्ट है। समझ रहे हो ना, साउथ ईस्टर्न यूरोप यानी कि इटली से एशिया साइड में थोड़ा सा आगे की तरफ। तो ये एक साउथ ईस्टर्न यूरोप है, उसका एक पार्ट है। और ये जो एरिया है, बाल्कन रीजन है, इट वो ज्योग्राफिकली एंड एथनिकली वेरिएशंस है यहाँ पे। यानी ज्योग्राफिकल वे से देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस मिलता है, एथनिक वे से यानी कि कल्चरल वे से देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस मिलता है। और इसमें मॉडर्न डे के कुछ कंट्रीज इंक्लूड थे, जैसे रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अल्बानिया हो गया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सभी कंट्रीज थे इसी बाल्कन एरिया में आते थे। हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लेव्स, और इनके यहाँ जो इनहेबिटेट्स थे, जो लोकल लोग थे, उनको स्लेव कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, और उसमें से ज़्यादातर जो पार्ट था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन रीजन टुगेदर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। कि यहाँ पर दो चीज़ें घटित होती। पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि बाल्कन वॉज ए रीजन एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक पार्ट था। एंड ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वेरिएशंस मिलते थे कल्चर और ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफी थी उसके बेस पर। ठीक, अब यहाँ पर सिचुएशन एक्सप्लोजिव हो जाती है, विस्फोटक हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक तो ये कि यहाँ पर नेशनलिज्म के कारण जो ये टुकड़ों में बंट गया था, कि जो अलग अलग लोग थे अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे वो अपने आप को अलग अलग समझने लगे थे। दूसरा, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है किसका? ओटोमन एम्पायर का। यानी कि ओटोमन एम्पायर है वो टूट जाता है, और इसके कारण वन बाय वन द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर्ड दमसेल्व्स इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि धीरे धीरे करके जैसे ही जो ओटोमन एम्पायर है वो वीक होता है, ये नेशंस हैं, दे डिक्लेयर दमसेल्व्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते थे। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज स्ट्रगल्स टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, द इंडिपेंडेंट नेशंस दे ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर एरिया। यानी कि दीज इंडिपेंडेंट नेशंस दे अटैक्ट ऑन द अदर कंट्री, दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर एरिया, टू ग्रेब मोर एंड मोर एरिया। यानी कि ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा टेरिटरी को ग्रेब करने के लिए इन्होंने दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब यहीं पे एक दूसरे के ऊपर मार धाड़ शुरू हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज ए इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स। इसी टाइम में यानी कि एक तो यहाँ पर आयता फैला हुआ था, ये जो कंट्रीज थे 10 to 12 कंट्रीज के आसपास थे, दे अटैक्ट ऑन ईच अदर बिकॉज दे वॉन्टेड टू ग्रेब मोर एंड मोर टेरिटरी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। एंड दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स, यहाँ पे कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। एंड दिस सिचुएशन बिकम इवन मोर एक्सप्लोजिव, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन जो पावर्स थी उनमें राइवलरी चल रही थी, एंड दे ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन दिस टेंशन। इस एरिया में वो भी इनडायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, और इसके कारण ये जो मैटर है वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा उलझ जाता है। जैसे कि रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वो इनडायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, यानी कि किसी न किसी कंट्री को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद ये जो सीरीज ऑफ वॉर है वो कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक चलती रहती है, एंड दैट फाइनली रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये था बाल्कन टेंशन। तो पहली चीज़ यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, इजी लैंग्वेज में बता दूँ कि बाल्कन इज़ एन एरिया इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, यानी कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, वहाँ पर एक बाल्कन रीजन है। एंड देर इज ए वेरिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफी एंड द कल्चर के बेस पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। इसमें मॉडर्न डे के जैसे स्लोवेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। दीज कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, यानी कि बाल्कन रीजन वॉज द पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर फॉर द लॉन्ग पीरियड। After the disintegration of the Ottoman Empire, these countries declared themselves independent nation. अपने आप को independent nations declare कर दिया जाता है। And due to the radical nationalism, उग्र राष्ट्रवाद होता है। Due to the radical nationalism, they tried to grab more and more area. इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। And this led to the series of wars. इसके कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी जाती है। And further, this situation become complicated when द सुपर पावर ऑफ द यूरोप दे ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन दिस रीजन, यानी कि उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। एंड दिस सीरीज ऑफ वॉर
लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद इन्हीं के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये था बाल्कन टेंशन, और जिसके कारण आगे चल के पहला विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम डिस्कस करेंगे इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आज की इस वर्कशीट में 4 क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, इफ़ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ पोइट लॉर्ड बायरन, कि अगर आप पोइट लॉर्ड बायरन की जगह पर होते, हाउ वुड यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देते, कैसे अपना योगदान देते, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। ठीक, सपोज कीजिए हम लॉर्ड बायरन, तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे आंसर मैंने दिया है, If I had been in the place of poet Lord Byron, I would have awakened the feeling of the nationalism among the Greeks and inspired them to fight together for the independence of Greece. कि अगर मैं लॉर्ड बायरन की जगह पर होता तो मैं वहाँ के लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको जागृत करता, उसको अवेकन करता और उनको इंस्पायर करता टू फाइट टुगेदर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रीस। ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए मैं एक साथ मिलने के लिए, लड़ने के लिए उनको मैं इंस्पायर करता। I also tried to write patriotic poems to inspire the people of Greece. और ग्रीस के लोगों को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि मैं पोइट था, तो मैं कुछ पेट्रियोटिक, कुछ जोशीली कविताएं भी लिखता। तो ये सब कुछ मैं करता अगर मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें बताना है यहाँ पर, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन was not the result of the sudden upheaval or a revolution, but was the result of the long drawn out process. Discuss. हमें बताना है कि जो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी वो एक स्ट्रेंज, एक यूनिक प्रोसेस थी। कैसे, यानी कि हमें कंप्लीट जो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की प्रोसेस है उसको हमें यहाँ पर राइट करना है। ब्रिटिश यूनिफिकेशन जो प्रोसेस थी, that was a unique process, that was a long process, that was a complex process. Britain was not a nation state before the 18th century, से पहले ये एक नेशन स्टेट नहीं था। After the glorious revolution of 1688, the parliament took power from the monarchy, यानी कि मोनार्की से पार्लियामेंट के पास पावर हो जाती है, and this was the beginning of the British unification की यहाँ से शुरुआत होती है। In 1707, the United Kingdom of Great Britain was formed by joining the England and Scotland, है वो मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसका गठन करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं। ओके, आयरलैंड वाज फोर्सिबली incorporated into the United Kingdom of Great Britain in 1801. Thus, in this way, in 1801 this process was completed. यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो 1801 में कंप्लीट होती है, जब आयरलैंड को जबरदस्ती इसमें शामिल किया जाता है। न्यू सिंबल्स वर अडोप्टेड इन न्यू ब्रिटेन, न्यू ब्रिटेन में न्यू सिंबल्स हैं उनको अडोप्ट किया जाता है। दस इट वाज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस, इस प्रकार से ये एक लंबी प्रोसेस का परिणाम था। ओके, और एक यूनिक प्रोसेस भी थी। तो ये सब कुछ हमें बताना है। कैसे बताना है कि 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नहीं था, फिर हमें बताना है कि इसकी शुरुआत 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन से होती है, फिर हमें बताना है कि 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है उसको फॉर्म किया जाता है जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड हाथ मिलाते हैं, फिर हमें बताना है कि ये प्रोसेस 1801 में कंप्लीट होती है जब आयरलैंड को ज़बरदस्ती इसमें शामिल किया जाता है, और फिर हमें बताना है कि न्यू ब्रिटेन में न्यू जो सिम्बल्स थे उनको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंडीशन ऑफ द बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स है उनकी कंडीशंस के ऊपर हमें नोट लिखना कि ये क्या था। ओके, द बाल्कन्स वर ए ज्योग्राफिकली एंड एथनिकली डाइवर्स रीजन लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। कि ये ज्योग्राफिकली और एथनिकली बात करें तो काफ़ी डाइवर्स रीजन है, और कहाँ पर ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है। द बाल्कन इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक मॉडर्न रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एटसेट्रा, यानी कि ये मॉडर्न डे कंट्रीज इसमें शामिल थे। आफ्टर द डिस्टिंग्रेशन यानी कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, द इंटेंस कन्फ्लिक्ट बिगिन देयर। ऑटोमन एम्पायर है उसके टूटने के बाद वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, बिकॉज दीज नेशंस डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट नेशंस एंड दे वांटेड टू ग्रैब मोर एंड मोर एरिया, दे वांटेड टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर एरिया। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर। उसके कारण एक के बाद एक बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस इंटेंस कन्फ्लिक्ट एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेजर यूरोपियन पावर्स। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो इसी इंटेंस जो कन्फ्लिक्ट और जो मेजर जो यूरोपियन पावर्स थी उनके इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट था। और इस तरीके से जो बाल्कन टेंशन थी
वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनती है। ओके, यहाँ पर आपको बताना है कि बाल्कन रीजन क्या था, फिर आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड थी, फिर आपको बताना है कि ये ऑटोमन एम्पायर के पार्ट थे और आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंस। और जस्ट बिकॉज द रेडिकल जो नेशनलिज्म था उसके कारण इन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया एंड उसके कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। फिर जो बड़ी मछलियाँ होती है यूरोप की वो इसमें कूद पड़ती है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो ये था बाल्कन टेंशन। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, हाउ डिड द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर 1789 इंस्पायर्ड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें बताना है कि 1789 के बाद जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था उन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस इन द बाल्कन स्टेट को इंस्पायर किया था। यानी कि चाहे बाल्कन स्टेट के इंडिपेंडेंस की बात करें, चाहे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, इसको इंस्पायर किया था रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ने 1789 के बाद। कैसे, ये हमें बताना है। ओके, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 गेव आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, वन कंट्री, वन लॉ, वन फ्लैग, वन नेशन एटसेट्रा। यानी कि 1789 की रेवोल्यूशन बहुत सारे आइडियाज देती है। दीज आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द पीपल इन ग्रीस एंड द बाल्कन स्टेट्स टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। और इन्होंने ग्रीस के लोग थे या बाल्कन स्टेट्स के जो लोग थे उनको इंस्पायर किया था कि वो अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल करें। एंड रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वॉज यूज टू ओवरथ्रोन द कंजर्वेटिव रिजाइम्स। और क्योंकि उस वक्त कंजर्वेटिव रिजाइम था तो उसके लिए रेवोल्यूशनरी जो नेशनलिज्म है उसको यूज़ किया गया। उन्हें लगता था कि शांति से कुछ नहीं होगा, तलवार उठानी पड़ेगी। ओके, तो ये इस तरीके से जो 1789 के बाद जो नेशनलिज्म आइडियाज़ थे उन्होंने ग्रीस और बाल्कन स्टेट्स को इंस्पायर किया था। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस कंप्लीट चैप्टर को आपके जो फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप क्लास 10 सोशल साइंस जीनियस बेस में जाइए, वहाँ पर इन चैप्टर्स को आप सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 MCQs भी आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।